बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 5 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आयोनिक बॉन्ड का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने प्रॉपरली आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन और उसके अलावा प्रॉपरली उसकी ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और प्रॉपरली ये डिस्कस किया था कि कैसे दो एटम्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है जी। तो आज स्टूडेंट्स हम कोवलेंट बॉन्ड से अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने आयोनिक बॉन्ड की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन पढ़ी थी, इसी तरह हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पेसिफिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो आइए उस डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। जी, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये आपने याद रखना है कि स्टार्टिंग में हम क्या कहेंगे, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्योंकि असल में कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड, जो कि बनेगा ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। यानी ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग करने की वजह से बनेगा, इस तरह के बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम देंगे, कोवलेंट बॉन्ड। इट मीन्स दैट कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। अब सवाल ये है कि जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे वो कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप्स हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। जैसे आपको याद होगा जब हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ये डिस्कशन की थी कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली लूज़ कर देंगे। ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेशन कुछ इस तरह की थी कि हमने ये बताना था कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 थे। जबकि अगर आप कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होनी है, आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग करने के लिए, एलिमेंट्स का आपस में बॉन्डिंग करने के लिए जाहिर सी बात है वो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे और उस क्लोज आने की बेस पर वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब हम उन ग्रुप्स की बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि इस म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास यूँ कह लीजिए कि द ग्रुप नंबर 15 to 17 मीन टू से आप कह लीजिए कि आपके पास आ जाएगा ग्रुप नंबर 15, देन ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17। अब ग्रुप नंबर 15 जिस एलिमेंट से स्टार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है जी, ये चीज़ हमने थर्ड चैप्टर में, आपको याद होगा जब हमने ग्रुप्स की बात की थी तो हमने ग्रुप्स को फैमिली का नाम दे दिया था, क्योंकि उनके दरमियान जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल क्या होती थी, कॉमन होती थी या सेम होती थी। ठीक है, इसी तरह ग्रुप नंबर 16 का जो फर्स्ट मेंबर है वो उसकी फैमिली के नाम से जाना जाएगा। तो ग्रुप नंबर 16 का स्टूडेंट्स जो फर्स्ट मेंबर है इट इज़ ऑक्सीजन, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज ऑक्सीजन फैमिली। इसी तरह ग्रुप नंबर 17 को हम हेलोजेंस कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, हेलोजन फैमिली। ठीक है जी, यानी आप ये कह लीजिए कि ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं जो नाइट्रोजन से स्टार्ट होते हैं और गोस ऑन चले जाते हैं, लाइक इसी तरह ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स एंड ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स।
ये लाइन वाइज टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, जिस तरह नाइट्रोजन है उसके नीचे एक और एलिमेंट है एंड गोस ऑन। इस तरह ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे उस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा विच इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया जी। अब इसी से रेलिवेंट स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन है जो नीचे मैंने मेंशन किया है, इट इज़ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर मतलब ये होगा, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। बॉन्ड का मीनिंग तो आपको पता है कि जब बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लाता है शेयरिंग के लिए, दूसरा एलिमेंट भी एक ही इलेक्ट्रॉन लाता है, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। जब ये दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये कितने पेयर बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम इसको ये कहेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर बना रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से या इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से इनके दरमियान क्या बन रहा है? बॉन्ड। दैट्स वाई हम इसको स्पेसिफाइड करेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो इसी की डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखी है कि द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि पेयर अप होंगे यानी आपस में पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करने के बाद क्या करेंगे? फॉर्म बनाएंगे। किस चीज़ को? केमिकल बॉन्ड। किस चीज़ को? केमिकल बॉन्ड को। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर अप होंगे, दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड बनेगा इट इज कोवलेंट बॉन्ड, इट इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट्स असल में आपका टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड का, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन की बात की। डेफिनेशन के बाद हमने उन ग्रुप्स की बात की जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और फिर फर्दर मोर हमने एक और पार्ट ऐड किया, एक और डेफिनेशन ऐड की उसी से रेलिवेंट, विच इज़ कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन बेसिक बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, तब ही हम कोवलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन में जा सकते हैं। अब फर्दर अगर हम आगे बात करें तो अब हमने कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स की तरफ मूव करना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ऊपर हेडिंग दी हुई है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हम 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज़ द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, देन सेकंड कोवलेंट बॉन्ड, देन फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड से मुराद के आप उसको कहेंगे कि जिसमें एक बॉन्ड पेयर बनेगा, ठीक है, जिसको असल में नाम दिया गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बाद दूसरा आपके पास आ जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और फिर आ जाता है आपके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये 3 टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है। इनको आप इन्हीं नाम से याद रखेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया जी। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पहले जहाँ तक हमने इसको समझ लिया, हम पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक हो गया जी। जी स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 61 पे आ जाइए, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, बॉटम पे आपको यह टॉपिक मिल जाएगा जी। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 17 व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। यानी जब भी ग्रुप नंबर 15 टू 17 के एलिमेंट्स को इजाज़त दी जाती है, उन्हें अलाउ किया जाता है, तो आपस में बॉन्डिंग करते हैं। आपस में जब वो बॉन्डिंग करेंगे तो वो क्या बना लेंगे? केमिकल बॉन्ड। क्या बना लेंगे? केमिकल बॉन्ड। अब सवाल ये है कि जो उन्होंने बॉन्डिंग करनी है वो किस टाइप की है, तो वो उन्होंने आगे इसी बारे में लिखा हुआ है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। और वो बॉन्डिंग कौन सी होगी? म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो केमिकल बॉन्ड बनेगा इट इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। आगे अब इसकी डेफिनेशन है वो आप देख लीजिए। दिस लिखा हुआ है, दिस को काट के आप दा करेंगे THE, क्योंकि आपने डेफिनेशन लिखनी होती है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने भी डेफिनेशन दा ही से स्टार्ट की है। द टाइप ऑफ बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड, जो कि बनेगा ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
यानी इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग यानी बाहमी तावन की वजह से, इट इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको हम क्या नाम देंगे? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपको पहले समझा दी गई है। द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू। कंसिडरेबल वैल्यू मीन टू से कि इसमें एनर्जी जो है वो बार बार चेंज होगी। कैसे, आइए देखते हैं। व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर, attractive forces develop between electrons of one atom and nucleus of the other atom। वही बात जो आपको बताई गई कि अगर दो एटम एक दूसरे के करीब अप्रोच करेंगे तो इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और इन दोनों के न्यूक्लियस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे और उस पर रिपल्शन भी होगी। ठीक है। Simultaneously, repulsive forces between electrons of the two atoms as well as between their nuclei are also created। यहाँ तक उन्होंने यही बात की है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। ठीक है। When the attractive forces dominant, अब बात की जा रही है अट्रैक्टिव फोर्सेस की। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस, किसकी वजह से? उनके डिस्टेंस डिक्रीज़ होने की वजह से। यानी अगर ये पहले यहाँ पर पड़े हुए थे तो यहाँ से ये मूव करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे अट्रैक्शन की वजह से, तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक दूसरे के क्लोज हो जाएगा, ये एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। इन डिस्टेंस बिटवीन दोज टू एटम्स अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम। तो इनके क्लोज आने की वजह से इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा? केमिकल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? केमिकल bond। The formation of hydrogen, chlorine, nitrogen and oxygen gases are a few examples of this type of bonding। अब उन्होंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि असल में इस केमिकल बॉन्ड में या कह लीजिए कि अपनी स्ट्रक्चर में इस केमिकल बॉन्ड को जनरेट करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे, मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। As described above, the covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between two atoms। तो यहाँ तक उसने यही बात की है कि जैसा कि आपको अभी ऊपर बताया गया है कि जितने भी म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड्स हैं वो क्या कहलाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। आगे आपके पास बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन है, तो बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन आपको बता भी दी गई है और आपको समझा भी दी गई है। आगे मूव करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी क्लासिफिकेशन की है और कोवलेंट बॉन्ड की क्लासिफिकेशन करने के लिए उसको 3 टाइप्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। तो आइए इन्हें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जो आपके पास फर्स्ट टाइप है, इट इज़ कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब यह है जिसमें एक बॉन्ड होगा। इसी तरह हमारे पास सेकेंड टाइप आती है, इट इज़ कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। और थर्ड हमारे पास तीसरी जो टाइप है, इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं जिनकी हमने डिस्कशन करनी है। फर्स्ट इज़ सिंगल, सेकेंड इज़ डबल, थर्ड इज़ ट्रिपल। यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऐसी टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की जिसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल वर्ड से इस चीज़ को आप अच्छी तरह याद रख सकते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड ऐसी टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की जिसमें डबल बॉन्ड बनेगा। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ऐसी टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कितने बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल। अब इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो अभी आपको बताई गई कि सिंगल बनेगा, डबल बनेगा एंड ट्रिपल बनेगा, हम कुछ एग्जांपल्स का सहारा लेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर राइट करेंगे जो कि हमें बताएंगी कि यस कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कौन कौन से हैं जो डबल बनाते हैं और कौन कौन से हैं जो ट्रिपल बनाते हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सिंगल वाले सिंगल बॉन्ड ही क्यों बना रहे हैं, डबल वाले डबल ही क्यों बना रहे हैं, वो ट्रिपल क्यों नहीं बना रहे, और ट्रिपल वाले ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों बना रहे हैं, वो डबल क्यों नहीं बना रहे, या क्या वो बना सकते हैं कि नहीं सकते। तो ये जब हम एग्जांपल्स को राइट करेंगे तो हमें ये बात समझ आएगी।
तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, हमें डेफिनेशन फिर समझ आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पे। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो देखिए आपने देखा है कि हाइड्रोजन असल में H2 की फॉर्म में होता है डायटोमिक। अब अगर आप इसको स्प्लिट करें तो इसका मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 2, एक ऐसे और एक ऐसे। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि एक ही शेल है विच इज़ कॉल्ड वैलेंस शेल और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोज आते वक्त इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी, जिस वजह से ये दोनों क्या करेंगे, अपने दरमियान जो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बना लेंगे। अब आप ये देखिए इस पेयर की वजह से हम इसको जब राइट करेंगे तो इस फॉर्म में करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है जिसके ऊपर हम डॉट लगाएंगे, इसको डॉट से प्रेजेंट करेंगे, प्लस हमारे पास एक और हाइड्रोजन है जिसके ऊपर हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। ये डॉट एंड क्रॉस पैटर्न होता है, बीच में प्लस का साइन है, ये एक दूसरे में ऐड होने लगे। थोड़ी देर के बाद हम ये देखेंगे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के इतने क्लोज आ जाएगा कि यहाँ पर डॉट होगा और क्रॉस होगा और ये दोनों हाइड्रोजन। थोड़ी देर के बाद इस डॉट एंड क्रॉस की वजह से एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के दरमियान क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और आपको सिंगल लाइन इस हाइड्रोजन के दरमियान लगी हुई नज़र आ रही है विच इज़ कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम इस बॉन्ड वाले हाइड्रोजन को ऐसे H2 की फॉर्म में लिख देंगे। किस फॉर्म में लिख देंगे? H2 की फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा कि जब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से लिख दिया, दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से प्रेजेंट कर दिया। डॉट एंड क्रॉस वाले दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के क्लोज आए जिस वजह से उनके डॉट एंड क्रॉस भी एक दूसरे के क्लोज आ गए। अब उन्होंने क्या किया, देखिए एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया है? शेयर किया। अब आप ये देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल शेयरिंग, जिसमें 50% पावर एक हाइड्रोजन लगा रहा है और 50% दूसरा, जिस वजह से उन दोनों के दरमियान एक सिंगल लाइन को प्रेजेंट कर दिया गया है। इस डॉट एंड क्रॉस की बेस पे इस सिंगल लाइन को प्रेजेंट किया गया और जिसकी वजह से उनके दरमियान ये एक सिंगल कोवलेंट क्या बन गया है? बॉन्ड, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने आपको हाइड्रोजन की एक एग्जांपल दी है, इसी तरह आपकी बुक में 2 से 3 एग्जांपल्स जो हैं वो मेंशन की गई हैं। तो आइए हम अभी आपको एक एग्जांपल समझाई है, मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स और समझा देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ आ जाए। तो और स्टूडेंट हाइड्रोजन की एक एग्जांपल आपकी बुक में है, एक क्लोरीन की एग्जांपल है। देखिए क्लोरीन आपके सामने एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अभी तो डायटोमिक फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। तो आपके पास, आपको पता है क्लोरीन की बेस में 2 लिखा हुआ है, तो असल में ये 2 डायटोमिक क्लोरीन क्रिएट कैसे होती है? तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रक्चर को हम जो है वो क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में होंगे 7, 2 to 4 to 6 and 1 7। इसी तरह यहाँ पे दूसरा क्लोरीन बना लीजिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 7, 2 to 4 to 6 और कलर इसका मैं चेंज कर रहा हूँ, ये है 7। देखिए अब आप देख सकते हैं कि दोनों क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों की रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने स्टेबल होना है, जिस वजह से उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब क्या होगा कि एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को कहेगा कि हम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब यह है कि हम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग के वक्त ये होगा, कुछ देर के लिए मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, कुछ देर के लिए तुम्हारा ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट।
इसी वजह से क्लोरीन क्या करेगा, ये जो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन है इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेंट होंगी, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। क्लोज आने की वजह से इनका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या करेगा, आपस में शेयरिंग स्टार्ट कर देगा। और आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा विच इज़ कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस एग्जांपल को अगर आप बुक पे देखें तो उन्होंने डॉट एंड क्रॉस लगा के उसको क्या करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, जबकि मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब डॉट एंड क्रॉस कैसे लगेगा, इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये क्लोरीन है, इसके लिए भी ये क्लोरीन है। अब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको डॉट से प्रेजेंट करते हैं, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7। अब ये क्योंकि इसके क्लोज आएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इसको क्लोज करके बना लेते हैं, ये क्लोरीन है। दूसरा इसको हम प्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, ये क्रॉस है, 2, 2, 4, 2, 6। अब आपको नज़र आ रहा है 2, 2, 4, 2, 6 ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 7, इसी तरह 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7। अब ये होगा कि ये जो एक डॉट एंड क्रॉस है इसकी वजह से इनके दरमियान एक लाइन आ जाएगी विच इज़ कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। Cl और Cl के दरमियान एक बॉन्ड आएगा और ये क्या बन जाएगा, Cl2। तो ये स्टूडेंट असल में हमारे पास क्लोरीन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमारे पास एक HCl का स्ट्रक्चर है, आपको नज़र आ रहा होगा। आइए उसे हम बनाते हैं। अब आप देखिए कि HCl जो है इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। समझने के लिए फिर वही बात है, हम डायग्राम जो है इसकी ड्रॉ करेंगे कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन। और हम जानते हैं क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। बना लेते हैं 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त हाइड्रोजन की भी रिक्वायरमेंट है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसी तरह क्लोरीन की भी रिक्वायरमेंट है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स होगा ये कि ये अपने वैलेंस शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या करवा देंगे, शेयरिंग, जिस वजह से आप यूँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पे एक डॉट होगा प्लस क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7। कुछ देर के बाद एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पॉजिटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, तो हाइड्रोजन पे डॉट है, क्रॉस क्लोरीन, और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ जाएंगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक डॉट एंड क्रॉस की वजह से एक बॉन्ड बन जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और कुछ देर के बाद ये क्या बन जाएगा, HCl विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास बुक पे एक लास्ट एग्जांपल है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट जो कर रही है उसको, वो है मीथेन की, CH4। आप देखिए तो सेंटर में एक कार्बन है और उसके सराउंडिंग्स में 4 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन जो हैं वो लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स असल में वैसे तो देखा जाए तो हमने बात की थी कि हम ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 की बात करेंगे, लेकिन उसमें जो कार्बन है वो ग्रुप नंबर 14 से जो है वो रिजेंबल करता है, और हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 से रिजेंबल करता है। अब बात कुछ इस तरह की है कि जो ग्रुप नंबर 14 है वो भी असल में शेयरिंग ही करता है। आपको याद होगा कि हमने रूल्स पढ़े थे जिसमें रूल नंबर 3 ये था कि जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में वो क्या करेगा, शेयरिंग। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर ये तो मेंशन नहीं किया कि ग्रुप नंबर 14 से 17 होना चाहिए, बहरहाल उन्होंने 14 की बेस पे एग्जांपल को यूज़ किया हुआ है। तो अब आपके पास CH4 जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में है। अब आप देखिए तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको कोशिश करूँगा कि ऑरली समझाऊँ ताकि आपको ये समझ आए। आपने क्या करना है, CH4 ऊपर लिखना है, ठीक है। अब आप पहले कार्बन की डायग्राम को बनाइए तो आपको क्या नज़र आएगा कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। आपने उसको अलग अलग बनाना है और उसके साथ आप कितने हाइड्रोजन्स को अटैच कर देंगे, 1। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, चौथा। 1 का मतलब ये है कि चारों हाइड्रोजन 1 by 1, ठीक है।
जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, आप उनके बॉन्ड्स को आपस में क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर रहा होगा, शेयरिंग। लेकिन सब में कौन सा बॉन्ड शेयर हुआ होगा, सिंगल। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि नीचे CH4 जो मीथेन है, असल में इसका नाम मीथेन है, उसमें डॉट क्रॉस लगे हुए हैं, सिंगल 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 सिंगल, और फिर उसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक स्टूडेंट्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तक हमारा जो है कह लीजिए ये शॉर्ट क्वेश्चन ही पहली हेडिंग जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है, विच इज़ कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो आइए इसे रीड करते हैं इसकी डेफिनेशन को। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, जब एक इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेगा बाय ईच बॉन्डेड एटम, हर बॉन्डेड एटम में, ठीक है, तो एक बॉन्ड पेयर जो है वो फॉर्म्ड होगा। बॉन्ड पेयर अब इधर कौन है, आप देखिए जिस तरह क्लोरीन है तो इसमें एक डॉट और एक क्रॉस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की हैं, जिन्होंने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की और बॉन्ड आया है, ये असल में कहलाएगा एक बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर कहलाएगा ना। वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और ये क्या बना देगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, वो एग्जांपल्स मैंने आपको सामने सारी मेंशन कर दी हैं। अब हम मूव करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। देखिए जहाँ पर एक पेयर शेयर हो रहा है, एक पेयर, उसको हमने सिंगल का नाम दिया। अब अगर इधर हम कोई ऐसी एग्जांपल लें जिसमें दो पेयर शेयर हो रहे होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल स्टूडेंट लेने लगे हैं ऑक्सीजन की, O2। ऑक्सीजन जो है वो एक अभी आपको नज़र आ रहा है मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, और आपके चैप्टर का नाम भी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को मैं पहले बनाऊंगा और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा, जो कि आपके चैप्टर के नाम को भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपको O2 नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसे स्प्लिट कर लीजिए कि एक O ऐसे है, दूसरा O ऐसे है। एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, 8 एटॉमिक नंबर होता है। अब इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर सी बात है 8 में से 2 आ जाएंगे, पीछे 6 बचेंगे, 2 2 4 2 6। दूसरा ऑक्सीजन यहाँ बना लेते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 6, 2 2 4 2 6। स्टूडेंट्स देखिए, अब मैंने इनके स्ट्रक्चर क्लोज इस वजह से बनाया क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करनी है, इस वजह से एक दूसरे के ये क्लोज हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए इस ऑक्सीजन को देखिए, आप उसे अभी छोड़ दीजिए। इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, 2। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, उसको देखिए, उसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, 2। इट मीन्स दैट इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2। अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि ये अब असल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इधर बनाने का मकसद ये इस साइड पे बताया जा सके कि इस वक्त ये जो हैं, ये 2 कह लीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जिस वजह से हम ऑक्सीजन को जब बनाएंगे उसको लिखेंगे तो ऐसे कि ये हमारे पास O है, 1 2 3, देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वैलेंस शेल में, प्लस ये दूसरा ऑक्सीजन है हमारे पास जो आपके पास आपको नज़र आ रहा है, उस पर क्रॉस लगा देंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। थोड़ी देर के बाद ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, O यहाँ पर डॉट आ जाएगा यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा दूसरे ऑक्सीजन, ये O बना देंगे। अब इनके बॉन्ड्स पूरे कर लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, बीच में प्लस का साइन सिर्फ रिमूव किया। अब क्या होगा, ये देखिए, एक डॉट और क्रॉस की वजह से एक बॉन्ड, दूसरे डॉट और क्रॉस की वजह से दूसरा बॉन्ड। तो थोड़ी देर के बाद ये होगा कि एक ऑक्सीजन ऐसे है, दूसरा ऑक्सीजन ऐसे है, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, और कुछ देर के बाद आप इसको क्या नाम दे देंगे, O2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका स्ट्रक्चर आएगा। आपने देखा कि दोनों ऑक्सीजन्स की रिक्वायरमेंट थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से इस वक्त वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स,
एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, डॉट एंड क्रॉस जो हैं, और उसके बाद उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि डबल कोवलेंट बॉन्ड में दी गई है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में दो ही एग्जांपल्स हैं, एक आपको बनी नज़र आ रही है ऑक्सीजन की, जो कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दी है। दूसरी एग्जांपल जो है वो असल में है इथीन की। वहाँ पे ये वर्ड तो मेंशन नहीं किया गया, आई थिंक सो नहीं, बल्कि लिखा हुआ है लास्ट लाइन में डबल कोवलेंट बॉन्ड में इथीन। अब उसके स्ट्रक्चर को आपने ऑरली ही सुनना है और कोशिश करनी है कि उसकी डायग्राम भी आप बनाएं, जैसे मैं भी आपको डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब आपको उसकी जो डायग्राम है वो आप होपफुली जब बनाएंगे तो आपसे बन जाएगी। उसके स्ट्रक्चर को सुन लीजिए। आपको 2 कार्बन नज़र आ रहे होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 4, यानी अब आप देख सकते हैं कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब आप लेफ्ट साइड वाला कार्बन देखिए तो उसके पास 4 क्रॉस हैं, 2 जो कि जिनमें से 2 जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहे हैं और 2 जो हैं वो कार्बन के सेंटर में। इसी तरह 4 डॉट होने चाहिए, 2 जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ और 2 जो हैं वो सेंटर में। तो अब देखिए कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, उनका आपस में जो बॉन्डिंग नेचर है वो आप देख सकते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना हुआ है, ठीक है। अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। अब आप समझ रहे होंगे, पहले डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को अब हम पढ़ लेते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम, यानी जब ईच यानी जो सारे होंगे उनके जो बॉन्डेड एटम है, ये जब कॉन्ट्रीब्यूट्स करेंगे यानी पार्टिसिपेट करेंगे म्यूचुअल शेयरिंग के लिए विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। अब आप ये देख सकते हैं, एक ये बॉन्ड पेयर बना है और एक ये, तो 2 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। आर शेयर्ड एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और आपको मैंने आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बता दिए हैं। अब हम मूव करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। किसकी तरफ? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, अगर आपको अभी सिंगल और डबल की बात समझ आ गई है तो ये भी समझ आ रहा होगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसी टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की जिसमें 3 बॉन्ड्स जो हैं वो बनेंगे, या कह लीजिए 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, ठीक है। वही बात एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वक्त जो एग्जाम्पल लेने लगे हैं वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N2 होगा, ठीक है। इसको आप स्प्लिट करिए तो जाहिरी सी बात है N और N बन जाएगा। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। अब इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पहले नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास दूसरे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर की बेस पे इसके डुप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 5। इसी तरह 1 2 3 4 5। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों कंबाइन करके रख दिया। तो उसकी स्टूडेंट्स वजह ये है कि देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर एक नाइट्रोजन के एटम ने स्टेबल होना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 3। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इट मीन्स डैट इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की है। इस वजह से ये भी 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर करेगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे? शेयर होंगे। तो अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो वो ऐसे होगा कि ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इस पे हम एक डॉट यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा यहाँ पर लगाएंगे और 1 2 3। इसी तरह ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इस पे क्रॉस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है जी। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें एक डॉट क्रॉस, दूसरा डॉट क्रॉस, तीसरा डॉट क्रॉस। तो इस वजह से एक नाइट्रोजन के दरमियान दूसरे नाइट्रोजन के साथ, उन दोनों के दरमियान 1 2 3 बॉन्ड बनेंगे और क्या बन जाएगा? N2 बनेगा N2, लेकिन उनके दरमियान जो बॉन्डिंग नेचर होगी वो क्या होगी? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आइए इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड,
व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगी 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व, तो उसमें कितने बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व होंगे 3, कितने बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व होंगे 3 इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह की नेचर में हम उसको क्या नाम देंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आपको नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल नज़र आ रही होंगी। वो एग्जांपल इस तरह है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों नाइट्रोजन है, ठीक है, पहले उनमें प्लस का साइन रख दिया कि दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाना है। फिर आपको नज़र आ रहा होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऊपर लिख दिया गया है। जो एडिशनल चीज़ है उस पर लिखी गई है नाइट्रोजन पर, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन पे ये वाला डॉट, ये क्रॉस और ये क्रॉस एडिशनल है। तो उन्होंने इसको क्या किया है कि नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे पेयर की फॉर्म में जो है इसको डॉट से लिख दिया कि जी इनके पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्री हैं। ये क्या हैं, फ्री। इन्होंने बॉन्ड की अंदर जो है बॉन्ड बनाने में या बॉन्ड के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में इन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम नाम देते हैं, जो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम नाम देते हैं लॉन पेयर। लॉन पेयर से मुराद, लॉन का मतलब तन्हा, ऐसा पेयर जो तन्हा है, अकेला है, सेपरेट है, अलग है, ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में वर्क नहीं करेगा। जबकि इधर हमने बॉन्ड पेयर के बारे में ये पढ़ा था कि जो आपस में पेयर अप होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड के जो हैं, कह लीजिए 3 बॉन्ड्स जो हैं उनका पेयर जो है वो बनाया हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको अगले पेज पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन यानी इथाइन, क्या वर्ड है, इथाइन, उसकी एग्जांपल नज़र आ रही होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं 2 कार्बन है, उनके साथ एक हाइड्रोजन है। अब जाहिर सी बात है कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा तो जाहिर सी बात है फिर कार्बन के साथ कितने करेगा, 3। इसी वजह से आप देखिए दोनों कार्बन के दरमियान 3 क्रॉस 3 डॉट हैं, उसके बाद दोनों कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है जिसको क्या नाम देते हैं, इथाइन। तो यहाँ तक स्टूडेंट ये जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, बॉन्ड पेयर एंड टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड विद डिफरेंट एग्जांपल्स, हमने उसकी क्या की, प्रॉपरली डिस्कशन की और उसको अच्छी तरह समझा। एंड स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और होपफुली आपको अच्छी तरह सारा टॉपिक समझ आ भी गया होगा। अब आपने इसमें करना ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये टॉपिक MCQs से रेलिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी एक होम असाइनमेंट है कि आपने इसमें से MCQs जो हैं वो सेपरेट करने हैं, ठीक है। आप इस तरह MCQs बना सकते हैं कि इन नाइट्रोजन N2, यानी आप लिखेंगे इन N2 कोमा विच टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज़ प्रेजेंट, तो आप इसका आंसर जो है वो जाहिर सी बात है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। इस तरह के MCQs जो हैं वो आपको आते हैं इस टॉपिक में से, तो आपने इस तरह के MCQs जो हैं वो इसमें से सेपरेट करने हैं। तो ये स्टूडेंट एक कह लीजिए कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहरहाल आपने इसमें से MCQs को सेपरेट करना है और इस टॉपिक को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो आज स्टूडेंट हम अपना काम जो है जिसको हमने वर्क फॉर डे 5 कहा था, आज यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्क फॉर डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स इसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के नाम से भी पुकारते हैं। और स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइक कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। अगर हम ये बात कहें कि ये कोवलेंट बॉन्ड की फर्दर एक टाइप है विच इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, तो ये बात गलत नहीं होगी क्योंकि आपको इसके नाम के साथ कोवलेंट बॉन्ड मेंशन नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट्स आपको याद भी होगा, ये बात भी आपको याद होगी कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो कोवलेंट बॉन्ड था उसकी डिफरेंट टाइप्स की बात की थी, जिसमें हमने सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात की थी और प्रॉपरली उसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। और आपको ये भी याद होगा कि हमने वहाँ पर बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था
और म्यूचुअल शेयरिंग की डिस्कशन की थी। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग मैंने दी है, जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं पहले कि वो डेफिनेशन में कहना क्या चाहते हैं। तो ये रीड करके ही समझ आएगी, इसको आपने गौर से सुनना है। तो जैसा आपको बताया गया कि डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसका नाम है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। पहली तो ये बात आपने याद रखनी है, ये MCQs आ सकती है कि ये असल में कोवलेंट बॉन्ड की क्या है, टाइप है, जिसमें इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेटेड हो जाएंगे, वो दिए जाएंगे किसी भी वन बॉन्डेड एटम को। यानी जो पहले से बॉन्डेड है, जिसने पहले से ही बॉन्ड बनाए होंगे, उस एटम को आप क्या करेंगे, उस एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। सवाल यह है कि उस एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करना है। तो रीज़न स्टूडेंट्स वो ही है जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस की थी, फॉर स्टेबिलिटी, कि हर कोई इस दुनिया में स्टेबल होना चाहता है। इस वजह से इनकी क्योंकि स्टेबिलिटी की इम्पॉर्टेंस है, दैट्स वाई किसी भी वन बॉन्डेड एटम को जिसने बॉन्डिंग की होगी लेकिन उसके एक एटम की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस एटम को कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर या जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या कर दिए जाएंगे, डोनेट कर दिए जाएंगे। तो उसी डोनेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाएगा, उस पेयर की वजह से जो बॉन्ड जनरेट होगा, इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, अब क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होना है और किसी दूसरे एटम ने उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, तो इसी वजह से फर्दर दो हेडिंग्स बनेंगी। फर्स्ट इज डोनर, सेकंड इज एक्सेप्टर। जी, तो डोनर क्या है, वो एटम है जिसने डोनेट करना है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर। जबकि एक्सेप्टर क्या है, एक्सेप्टर वो एटम है जिसने एक्सेप्ट करना है क्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर। तो डोनर और एक्सेप्टर जो हैं वो इसकी एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है इस टॉपिक की। एटम, वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, इट इज़ कॉल्ड डोनर, और वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर। तो ये स्टूडेंट असल में आप कह लीजिए कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो अभी तक हमने डिस्कस कर ली है। अब आपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड उन एटम्स के दरमियान बनेगा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट और एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एडिशनल हेडिंग है, वो आपने गौर से सुननी है, लोन पेयर। आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन बताई थी। बॉन्ड पेयर क्या था, जिसमें एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं। अब लोन पेयर की आज हम बात करेंगे। पहले भी आपको इसका मीनिंग बताया गया था। लोन पेयर मीन्स तन्हा इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते। थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करने के लिए एक दो लाइंस मैंने नोट की हैं कि व्हाट इज़ लोन पेयर। लोन पेयर असल में एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि नॉन बॉन्डेड है। नॉन बॉन्डेड जो कि बॉन्डिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर क्या हो, अवेलेबल हो, मौजूद हो, कहाँ पे, ऑन एन एटम, किसी भी एटम पे मौजूद हो। यहाँ तक ये एक बात कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मैं आगे बताने लगा हूँ कि मैं एग्जांपल कैसे दे के आपको लोन पेयर समझा सकता हूँ। जिस तरह देखिए, आप नाइट्रोजन की बात कर लीजिए जो अमोनिया पे मौजूद होता है। अब अमोनिया एक इम्पॉर्टेंट कह लीजिए एग्जाम्पल है लोन पेयर को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है NH3। हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 ही है ना, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नेक्स्ट में कितने होंगे, 5, 1 2
3 4 5। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन आप यहाँ बना दीजिए, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 1 1। अब आप ये देखिए शेयरिंग करेंगे, ये एक बॉन्ड पेयर हो जाएगा, ये भी एक बॉन्ड पेयर हो जाएगा और ये भी एक बॉन्ड पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ जब शेयरिंग की तीनों के साथ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बन गया? बॉन्ड पेयर। अब आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि इस नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन नज़र आ रहे हैं, तन्हा। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? लॉन पेयर। क्या नाम देंगे? लॉन पेयर। और इनको प्रेजेंट किया जाता है, तो आपको पता है क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऊपर है, इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे 2 डॉट लगा दिए जाएंगे और ये 2 डॉट इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करेंगे कि नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर में डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है और ये लॉन पेयर क्या है? इट इज़ अ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा। ये अवेलेबल होता है हमेशा किसी भी एटम के ऊपर। एटम का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अमोनिया एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, लेकिन इस अमोनिया में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको लॉन पेयर का नाम दिया जा रहा है, वो पूरे अमोनिया के कंपाउंड में किसके ऊपर मौजूद है? असल में नाइट्रोजन के ऊपर। इसी वजह से वर्ड एटम लिखा गया है और लाइक का वर्ड ऐड करके ये बताने की कोशिश की गई है कि वो एटम कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो असल में ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये एक लॉन पेयर की हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है। तो अब आपको यहाँ तक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड में अब हम वापस आते हैं अपनी हेडिंग की तरफ, मेन हेडिंग, कि जिसमें एक जो है आप कह लीजिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट होगा और कोई दूसरा एटम उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अब वर्ड एक्सप्लेनेशन इसलिए लिखी गई है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि आपको बुक पे भी बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको नज़र आ रहा होगा। इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक यहाँ पे कंपाउंड कह लीजिए प्रोवाइड किया गया है विच इज़ BF3। BF3 स्टैंड फॉर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, और दूसरी तरफ जो आपको एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल कह लीजिए दिया गया है, इट इज़ NH3। NH3 स्टैंड फॉर अमोनिया। NH3 स्टैंड फॉर अमोनिया। अब हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स बुक पे तो अवेलेबल नहीं है। ये मैं एज अ इंफॉर्मेशन कह लीजिए या एडिशनल पॉइंट कह लीजिए, उस बेस पर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। इसको आपने रफ कॉपी पे नीट भी कर लेना है, मतलब कॉपी कर लेना है, ये आपको काफ़ी हद तक ज़रूरत आएगा। तो देखिए इसमें जो एलिमेंट है आप देखिए, पहले तो ये BF3 है, ये कंपाउंड है, इसको स्प्लिट करिए एटॉमिक लेवल पर। तो इसमें बोरॉन अलग हो जाएगा, फ्लोरीन अलग हो जाएंगे। अब आपको पता है यहाँ पे 3 फ्लोरीन लिखे गए हैं, तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन आप कितनी दफ़ा लिखेंगे? थ्राइस टाइम। ठीक है, अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, जबकि फ्लोरीन का 9 होता है और सारे ही फ्लोरीन है तो सबका ही क्या होगा? 9। ठीक है, बोरॉन का स्ट्रक्चर बनाइए। फर्स्ट सेल में 2, नेक्स्ट में 5, 1 2 3 4 5। अब इसके साथ 3 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये आपके पास फर्स्ट में फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में कितने होंगे? 7। तो 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। 2 यहाँ पे 7 आएंगे, 2 2 4 2 6 एंड 1 7। स्पेस यहाँ पे कम है इसलिए मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी एक इलेक्ट्रॉन आप समझ लीजिए यूँ है और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और फ्लोरीन आएगा, तो 3 फ्लोरीन फिर जो हैं वो स्टेबिलिटी फॉर्म आएगी कि 3 फ्लोरीन हमने लिए हुए थे
और वो तीनों यहाँ पर लगा दिए, 2 2 4 2 6 एंड 1 7। ठीक है जी, ये बोरॉन है जिसके सराउंडिंग्स आपको फ्लोरीन नज़र आ रहा है। अब आप इनकी बॉन्डिंग कर दीजिए। देखिए 1 2 3, ठीक है। अब ज़रा इस गौर से स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि ये बोरॉन है। बोरॉन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1 बाय 1 इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के साथ क्या हो गए हैं, शेयर, ठीक है। अब अगर आप गौर करिए कुछ लम्हात के लिए, तो बात कुछ इस तरह की है कि जब बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना रहा है एक, तो ये आपको असल में क्या बने हुए नज़र आ रही हैं, ये आपको बॉन्ड पेयर बने हुए नज़र आ रहे हैं। क्या बने हुए नज़र आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर। तो ये असल में फ्लोरीन ने एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर बनाया, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि बोरॉन ने जो यहाँ पर बॉन्ड पेयर बनाए हैं, तो बनाने के बाद बोरॉन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी टू से। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नेक्स्ट में कितने होंगे, 3, 1 2 3। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा। हाँ, अब देखिए इसको। अब आप देख सकते हैं बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। एक इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ, एक इसके साथ। यानी आप कह सकते हैं कि जो बोरॉन है उसके जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो तीनों जो हैं वो बॉन्डिंग कर चुके हैं, बॉन्ड पेयर बना चुके हैं किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है। अब मूव करते हैं दूसरे की तरफ, अमोनिया NH3। इसमें भी आप देखिए नाइट्रोजन अलग कर लीजिए, और कितने हाइड्रोजन हैं, 3। तीनों को अलग कर लीजिए। ये पहला हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है और ये तीसरा। अब इनके एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हाइड्रोजन का क्या होता है, 1। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। नेक्स्ट में कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, और ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब आप स्ट्रक्चर को देखिए अमोनिया को, तो स्टूडेंट्स आपको क्या समझ आती है कि अमोनिया के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड पेयर। लेकिन बनाने के बाद उसके पास एक क्या फ्री है, एक लॉन पेयर। क्या फ्री है, लॉन पेयर। क्या फ्री है, लॉन पेयर। और अगर आप इधर देखें दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ बात कुछ इस तरह की है कि बोरॉन के पास उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और शेयरिंग करने के लिए बोरॉन क्या करेगा, पहले तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन कुछ लम्हात के लिए तीनों फ्लोरीन्स को दे देगा, जिस वजह से वो फ्लोराइड बन जाएंगे और उनके ऑक्टेट क्या हो जाएंगे, स्टेबल। और अगर हम ये इमेजिन कर लें कि जो बोरॉन है उसने अपने वैलेंस शेल में से तीनों इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो पीछे बोरॉन के पास सिर्फ डुप्लेट पड़ा होगा, जिस वजह से अब ये चारों स्टेबल हो चुके हैं। अब क्योंकि पहले बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, अब वापस कौन देंगे, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन ऐसे देंगे कि बोरॉन के तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास आएंगे, अपने भी वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग के लिए बोरॉन को देंगे। अब आप गौर करिए, बोरॉन के अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। 3 फ्लोरीन ने दिए हैं, तीनों ने मिलकर एक, और 3 बोरॉन के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हो गए, 6। इस कंडीशन को यहीं पर याद रखिए। यहाँ पर आ जाइए, देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए हाइड्रोजन को दे दे, ये वाला और ये वाला, तो क्या होगा, हाइड्रोजन ये वाला भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। लेकिन जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक लोन पेयर फ्री पड़ा होगा। अगर किसी वजह से लोन पेयर कुछ देर के लिए कहीं और चला जाए तो फिर नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। इस वजह से इस कंडीशन पे ये होगा कि इधर यहाँ पर अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो असल में कौन होगा, एक डोनर होगा, जो क्या करेगा, ये डोनर क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। क्या चीज़ डोनेट करेगा, लोन पेयर। एक लोन पेयर जो है वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है।
जो कि लॉन पेयर जो है वो असल में क्या कहलाएगा, एक हिसाब से वो कहलाएगा अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा नाइट्रोजन। और इधर जो है वो क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में BF3 में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो बोरॉन है वो असल में क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। और ये एक्सेप्टर होने की वजह से क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा क्या चीज़, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो पेयर इलेक्ट्रॉन का असल में उसको कहाँ से आएगा, वो असल में अमोनिया के नाइट्रोजन में से आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई होंगी, डोनर, एक्सेप्टर, लॉन पेयर। और अब डेफिनेशन देखिए, आपने पढ़ा था कि डेटिव कोवलेंट बॉन्ड वो टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाएगा, जो डोनेट करेगा इट इज कॉल्ड डोनर, और डोनेट जो किया जाएगा वो एक बॉन्डेड एटम को किया जाएगा, और वो बॉन्डेड एटम जो करेगा वो एक्सेप्टर कहलाएगा। अब देखिए ये बॉन्डेड एटम का मतलब ये है कि बोरॉन ने यहाँ पर बॉन्डिंग की हुई थी, और बोरॉन खुद एक एटम है, दैट्स वाई हम इसको नाम देंगे कि बोरॉन एक बॉन्डेड एटम है। और उसने इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, जो नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एज अ लॉन पेयर, इनको क्या किया है, एक्सेप्ट किया। तो कुछ देर के लिए इनके दरमियान एक वीक बॉन्ड बन जाएगा विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये स्टूडेंट्स असल में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब हम पहले रीडिंग करते हैं, फिर हम इसके स्ट्रक्चर को जो बुक पे बना हुआ है उसको फिर देखेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है जो मैंने सामने एक्सप्लेन की है, जो कि बुक पे भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो बुक पे डायग्राम बनी हुई है फिर वो ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक है, आज ये पेज नंबर 63 पर हम अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जैसा कि आपको बताई गई डेफिनेशन, वो फर्स्ट 2 लाइंस जो मैंने लिखी हुई हैं वही बुक पे फर्स्ट 2 लाइंस हैं, उन्हें हम रीड नहीं करेंगे, आगे मूव करेंगे। बल्कि मैं आपको यूँ कहना चाहूँगा कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो एक हिसाब से वही है जो मैंने ये आपके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने उनको हेडिंग्स के नाम दे दिए हैं, आप इनको हेडिंग्स बना लीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एल्स इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, मैं सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करूँगा। The non-bonded electron pair is available on atom like one available on nitrogen in ammonia is called a lone pair। ये भी बल्कि हमने डिस्कस कर लिया lone pair। वही बात है सेम कि अमोनिया में जो एटम है नाइट्रोजन, उसके ऊपर एक क्या मौजूद है, लॉन पेयर, जो कि एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर होगा। ठीक है, बाकी इस पैराग्राफ को आप खुद रीड करिएगा, फिर आपको ये प्रॉपरली समझ आ जाएगा। हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं जो कि असल में इसकी एक्सप्लेनेशन है जी। इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3, जब BF3 की फॉर्मेशन होती है यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, जो कि एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है, तो इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के एटम में। Z = 5 का मतलब है कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, लेकिन इसके जो वैलेंस शेल में है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, जो मैंने ये ब्लैक मार्कर से प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, जो कि पेयर अप होंगे 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ। तो आप देख सकते हैं ये एक फ्लोरीन है, ये दूसरा है, ये 3, तो 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ ये क्या बना रहे हैं, पेयर अप हो रहे हैं, पेयर्स बना रहे हैं। द बोरॉन एटम इवन आफ्टर दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस बोरॉन ने ये बॉन्डेड एटम बनाया है, ये बॉन्डेड और ये बॉन्डेड, तो असल में ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये भी है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और ये भी है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसलिए उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन चुका है, कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह अमोनिया में नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, रिमेन शॉर्ट और डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। किसकी बात हो रही है, बोरॉन की, कि बोरॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है, कमी है। क्यों, जब बोरॉन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कुछ लम्हात के लिए फ्लोरीन को दे देगा, तो फ्लोरीन तीनों जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, बोरॉन का ये वैलेंस शेल जो है रिमूव हो जाएगा और उसका ऑक्टेट आ जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब जो बोरॉन है वो ये कहेगा कि फ्लोरीन को कि भाई मैंने आपको 1 बाय 1 तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था जब आपकी ज़रूरत थी शेयरिंग के वक्त,
कुछ लम्हात के लिए अब आप मेरे इलेक्ट्रॉन्स तो वापस करिए, साथ साथ आप अपना भी एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे दीजिए। तो क्या होगा, शेयरिंग ऐसे ही होती है। तो बोरॉन क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो वापस लाएगा ही लाएगा, उसके साथ साथ ये वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी बोरॉन के वैलेंस शेल में आ जाएंगे। अब 3 बोरॉन के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 वो फ्लोरीन से लेगा 1 1 करके, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। अब बोरॉन के स्ट्रक्चर को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2। इसीलिए उसने यहाँ पर लिखा है कि डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जी, यहाँ तक होपफुली आपको बात अच्छी तरह समझ आई होगी। नाउ अब इफ अ मॉलिक्यूल विद अ लॉन पेयर, अगर कोई एक मॉलिक्यूल है जो कि लॉन पेयर अपने पास रखता है, अप्रोच दिस मॉलिक्यूल, वो इस मॉलिक्यूल के करीब जाता है। जिस तरह आप कह लीजिए कि अमोनिया एक मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो अपने ऊपर एक क्या लगता है, लॉन पेयर। अगर वो इसके करीब जाएगा तो इट एक्सेप्ट लॉन पेयर फ्रॉम दैट डोनर, तो ये उससे उस लॉन पेयर को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये लॉन पेयर दे रहा है, दैट्स वाई दिस इज डोनर, और ये एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स वाई इट इज एक्सेप्टर। तो यही लिखा हुआ है, दैट डोनर एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा इस वक्त, उसको असल में हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसमें असल में शेयरिंग नहीं बल्कि डोनेशन होगी, वो डोनेट करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा। द लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, यानी अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन जो है उसका लॉन पेयर मेक्स इट अ गुड डोनर मॉलिक्यूल, ये एक अच्छा डोनर मॉलिक्यूल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये असल में इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब आपको राइट साइड पे 2 स्ट्रक्चर बने हुए नज़र आ रहे हैं, आपने सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो है वो देखना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमने उसकी रीड की है। इस स्ट्रक्चर को अब आप बुक पे देखिए। सबसे पहले बोरॉन को देखिए, देख रहे हैं आप बुक पे, फिंगर रखिए। बोरॉन के आपके सराउंडिंग्स 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। ये 3 डॉट्स असल में उसके वैलेंस शेल में अवेलेबल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपको इन तीनों के साथ फ्लोरीन नज़र आ रहा होगा, जिसमें फ्लोरीन का सिंगल क्रॉस इन डॉट के करीब है, और बाकी आप फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए तो वो आपको 3 बॉन्ड पेयर नज़र आ रहे होंगे, या कह लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे होंगे। प्लस आप उधर अमोनिया का स्ट्रक्चर देखिए तो नाइट्रोजन में आपको 5 डॉट नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें तो हम काउंट ही नहीं करते। नेक्स्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए नाइट्रोजन में 3 डॉट आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, 7 डॉट और लगे हुए नज़र आ रहे हैं। 3 जो डॉट हैं वो तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो जाएगी। अब इस अमोनिया में आपको 2 डॉट रेड कलर के नज़र आ रहे होंगे। वो उन्होंने कलर इसीलिए चेंज किया ताकि वो आपको बता सकें कि अमोनिया इधर डोनर है। आप बेशक इस अमोनिया को अंडरलाइन करिए और इसके नीचे डोनर लिख लीजिए। ठीक है, अब अमोनिया में डोनर असल में कौन है? नाइट्रोजन, क्योंकि लॉन पेयर तो नाइट्रोजन के पास है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इन अमोनिया कॉमा नाइट्रोजन इज डोनर। तो ये आप जो मैंने अभी लाइन रीड की है, ये आप डोनर की एग्जांपल भी लिख सकते हैं। इन अमोनिया नाइट्रोजन इज डोनर। इसी तरह आप दूसरी तरफ कहेंगे इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बोरॉन इज एक्सेप्टर। तो आप देख रहे हैं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने एरो लगाकर बोरॉन के ऊपर उसको प्रेजेंट किया है, और आगे आप जाइए तो आगे ब्रैकेट एक लगी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बना हुआ नज़र आ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक एरो के साथ बोरॉन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट एक लास्ट बात रह गई है बताने वाली। पेंसिल के साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप जो अभी आपने लास्ट में स्ट्रक्चर देखा है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में है, उसके नीचे पहले तो एक वर्ड लिखिए एडक्ट। क्या वर्ड लिखना है आपने? एडक्ट। उसके स्पेलिंग क्या होंगे? उसके स्पेलिंग होंगे ADDUCT। ठीक है, एडक्ट क्या है ये आप नेक्स्ट ईयर जो है 10th क्लास में मैट्रिक में इस स्ट्रक्चर को दोबारा डिस्कस करेंगे डिफरेंट वे से। लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो कंक्लूजन के तौर पे आप कह लीजिए अब कोऑर्डिनेशन हो चुकी है, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, तो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान जो एक फॉर्मेशन आ चुकी है, उस बेस पे हम इसको अब क्या नाम देते हैं? एडक्ट। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसको डॉट एंड क्रॉस भी कहा जाता है, और इस स्ट्रक्चर को G.N. लुइस
इन 1923 उन्होंने डिस्कवर किया था। ये मैंने आपको लास्ट में इसलिए बताया ताकि आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर यह बात याद रहे। अगर आप इसी पेज पे देखें तो टॉप पे आपको एक पिंक पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा, उसके बिल्कुल लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम। तो असल में हम इसको लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम का नाम देते हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और किसी को बताने के लिए कि ये वाकई ही लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम है, हम एडक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस स्ट्रक्चर के नीचे जो ब्रैकेट में बना हुआ है उसके नीचे आप एडक्ट लिखिए, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को लुईस स्ट्रक्चर के नाम से याद रखिए। और स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको बताया एरो, ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरो है। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की इंडिकेशन के बारे में बताता है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइंस इसी एरो के बारे में लिखी हुई थी, जो हमने मिस कर दी हैं, उन्हें आप रीड कर लीजिएगा। उन लाइंस में उन्होंने यही बताया है कि ये जो एरो है ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को प्रेजेंट करता है, ठीक है, ये उसको शो करता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो कंप्लीट होता है। होपफुली ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एज अ हेडिंग के तौर पे आपके सामने मौजूद हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आ सकती है, डोनर एक्सेप्टर में डिफरेंस आ सकता है, इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी। लोन पेयर की डेफिनेशन आ सकती है, इसकी एग्जांपल भी बता दी। एल्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब उस लॉन्ग को आपने लिखना कैसे है, उसकी मार्किंग क्या है, तो वो भी बहुत सिंपल हो चुकी है। आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर डोनर, फिर एक्सेप्टर, फिर लोन पेयर, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। थर्ड पैराग्राफ जो है वो आपने कंप्लीट लिखना है, उसमें कोई कटिंग नहीं है, क्योंकि ये एक कह लीजिए कि प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, इसमें कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। आपने इसको कंप्लीट लिखना है लास्ट तक, बस आपने काट देना है एज शॉन इन फिगर 4.1, ये आपने काट देना है, इसके पहले तक आपने कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद आपने जो आपके पास 2 स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं उसमें सेकंड वाला स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है, फिर जाके ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एंड स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो मैंने सामने आपको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, ये स्ट्रक्चर समझाया है, ये ना तो आपने बनाना है और ना ही आपने इसको याद करना है, बल्कि आपने इस स्ट्रक्चर को समझना था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है, इसको रफ फॉर्म के लिए आप कॉपी कर लीजिए और इसको पास रखिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि असल में बॉन्डिंग नेचर बनी कैसे है, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज हमारा वर्क फॉर डे 6 का काम कंप्लीट होता है, विच इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और जैसा कि आपको असाइनमेंट्स के तौर पे MCQ सेपरेट करने का कहा गया है और इसको याद करने का कहा गया है, तो मैंने तो स्टूडेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दी है। अब ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।